अगला टॉपिक है हमारा शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक कुछ नहीं है, छोटा सा क्राइटेरिया, छोटा सा पैमाना है। जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, अनुसूची मतलब जो बाद में बनता है, जो नियम बनाए गए हैं आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए, तो वो उस नियम को जो बैंक फॉलो करता है उसको कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक अर्थात अनुसूचित बैंक। जो आरबीआई के नॉर्म्स पर, आरबीआई के पैरामीटर्स पर चले, जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करे, ऐसे बैंकों को कहते हैं अनुसूचित अर्थात शेड्यूल्ड बैंक। किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ है आरबीआई? 1934। तो 1934 के तहत आरबीआई स्थापित हुआ है और आरबीआई के गाइडलाइन पर जो चलेगा वो कहलाएगा शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक कौन है? जो इसकी दूसरी अनुसूची में शामिल है। अब कौन शामिल होगा? जो उसके गाइडलाइन पे चलेगा, जो उसके नॉर्म्स पे खरा उतरेगा, जो इसके पैमाने पर, जो उसके मापदंड पर खरा उतरेगा। तो आरबीआई के मापदंड पर जो बैंक फिट है उन बैंकों को कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक। और जो बैंक आरबीआई के मापदंड पर फिट नहीं है, आरबीआई के मानदंड पर फिट नहीं है, या उसके नॉर्म्स पर या उसके पैरामीटर पर फिक्स नहीं है, उसको कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित। अनुसूचित मैंने समझ जाना ना, वही लिस्टेड है। जो लिस्टेड है वो अनुसूचित और जो लिस्टेड नहीं है वो गैर अनुसूचित। बस यही है यहाँ पे अनुसूचित और गैर अनुसूचित की कहानी। तो जितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जितने ग्रामीण क्षेत्र के बैंक है, जितने निजी क्षेत्र के बैंक है और विदेशी क्षेत्र के बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं। किसमें? अरे कुल मिलाकर के ये समझो कि भारत देश में केवल सहकारी बैंकों को छोड़ करके सारे बैंक शेड्यूल्ड में आते हैं। अब चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे ओरिएंटल बैंक हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे विजया हो, चाहे कोई, ठीक है, सब बैंक किसमें आते हैं? शेड्यूल्ड में, केवल सहकारी को छोड़ करके। तो जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, वो कहलाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जो लिस्टेड है वो शेड्यूल्ड, जो नॉन लिस्टेड है नॉन शेड्यूल्ड। तो इसमें आपका आ जाएगा एकमात्र कौन सा? सहकारी बैंक। तो आरबीआई एक्ट 1934 की सूची में शामिल शेड्यूल्ड और शामिल नहीं नॉन शेड्यूल्ड। ठीक, बाकी यहाँ पे जो भी आए सबको शामिल कर सकते हैं। इसको बस छोड़ देना कोऑपरेटिव बैंक को। कोऑपरेटिव बैंक बस इसके गाइडलाइन पे को फॉलो नहीं करता, बस बाकी सब ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, बताओ सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? सहकारी बैंक राज्य विधानसभा के द्वारा, ठीक है, अधिनियम है वो, हाँ अधिनियम के तहत सहकारी बैंक। हर जगह पे सहकारी बैंक चलता है अलग अलग नाम से, हर राज्य में संचालित है अलग अलग नाम से, लेकिन लास्ट में सहकारी जरूर आएगा, कॉर्पोरेशन जरूर आएगा। तो सहकारी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं, वो नॉन शेड्यूल्ड, जो शामिल वो शेड्यूल्ड। बस अगला है क्या? लीड बैंक, जिसको बोलते हैं अग्रणी बैंक। लीड माने लीडर, ठीक है। तो लीड बैंक योजना, अग्रणी बैंक योजना। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? किसी जिले में ना किसी एक बैंक को चिन्हित करते हैं, चिन्हाव नहीं बोलते हैं जी। जैसे देखना वो कौन सा मूवी है जिसमें वो आगे आ जाता था बाकी सब पीछे हो जाते, माने समस्या आता हो या घूर है। हाँ, क्या नाम है? नहीं नहीं वो आदि मानो कुछ हो तो आगू रहे जब का समस्या है हमारे सब पीछे हो जाए, समस्या थी मैं आगे क्यों हो जाता हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक टाइप के, अब भागा आदर्शवादी कुछ भी समस्या आई वही आगू रहे। बस वैसे ही ना जिले में जितना भी एक बैंक, मतलब बैंक बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जिले की जितनी योजनाएं हैं, ऋण है, सरकार का जो फंड है, वो सब मतलब जहां पे उनका खाता रहेगा, इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के एक बैंक, मतलब एक कॉन्सेप्ट लाया गया 1969 में, लीड बैंक का कॉन्सेप्ट, कि जिले में एक बैंक को चिन्हित करना है और वहीं से सारे चीजों का संचालन और निर्धारण होगा बैंकिंग सेक्टर का, सरकार का पैसा वहीं आएगा वहीं जाएगा वाला चक्कर। देखो उद्देश्य क्या, 1969 में ये योजना, ये स्कीम लागू हुई थी। यह योजना बड़े पैमाने पर जमाओं को गतिशीलता देना, जो पैसा आ रहा है, तथा कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले ऋणों को बढ़ावा देना। तो एक जो बैंक है, कोई सा भी बैंक, जनरली हमारे यहाँ देखना एसबीआई को ही लोग प्रीफर करते हैं। तो एसबीआई की जो मेन ब्रांच है,
हालांकि अब ये बैंक, ये जो स्कीम है ना, ये मृत प्राय हो चुका है। जो जा करके साहब लोग को खुश कर देते हैं वही लीड बैंक बन जाता है। देखो जी, इसमें कहानी क्या रहती है, समझना बात। क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जो निधि है, गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं, उन फंड्स में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आता है। अब उस करोड़ों करोड़ों रुपए को किसी बैंक में रखे, मान लिया 3 महीना भी रखे, तो 3 महीने में उत्पड़ांग ब्याज बनता है। भाई 2-4 पैसा थोड़ी ना है, करोड़ों का मामला है ना। और 2 महीने 3 महीने भी रख देंगे तो ओके ओके है, बहुत बड़े पैमाने पर। और उस बैंक का भी वारा न्यारा हो जाता है। तो प्राइवेट बैंक लोग ना रात दिन जा जा करके चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं, सर ऐसे करते रहते हैं, ताकि गवर्नमेंट का खाता वहां पे चल दे और वो पैसा वहां पे आ जाए। किसी समझना बात को, मान लिया है आवास योजना, एक बात करो ना, माना की करके, माना की आवास योजना है, और आवास योजना के लिए मान लिया जिले में 200 करोड़ रुपए की राशि आनी है। अब ये हितग्राहियों को देना है। अरे 200 करोड़ को 1 महीना ना देकर के, मान लिया मई के महीने में देना है, मई के महीने में ना देकर के जून के महीने में दे दिए। हितग्राही 2-4 बार इधर उधर फटर फटर करेगा 1 महीना। अब 1 महीना में जरा सोचो कि 200 करोड़ रुपए का कितना ब्याज आएगा। ये खेल होता है यहाँ पे, वारा नहीं आ रहा है कितने का भी। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये लीड बैंक योजना, जहां पे सरकार का जो फंड है सब है, वो सब आएगा। देखो काम क्या रहेगा। जिला साख योजना तैयार करना, साख मतलब ऋण, लोन। योजना तैयार कर लागू करने के लिए नीतियां बनाना, ये इसका काम होता है। कि लोन संबंधी अगर कोई काम है तो किस प्रकार से एग्जीक्यूशन होगा, जिले के भीतर में पूरी रणनीति प्लानिंग तैयार करने का काम इसी करेगा लीड बैंक का। एक दूसरा नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं विकास हेतु ऋण देने की, क्षेत्रों की खोज करना, कहां कहां पे और ऋण दे सकते हैं। बेसिकली काम इनका वही है, फाइनेंशियल इंपावरमेंट। ठीक है, कुछ भी करके ग्रामीण क्षेत्रों में, अब ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराना। अब ये चिन्हित रहेगा, कोई सा भी हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है एसबीआई हो सकता है कुछ और ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये लोग जा करके रात दिन सर्वे करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और सर्वे करने के बाद जो भी विकास है तो ऋण देने की क्षेत्रों की खोज करेंगे, कहां हम और पैसा दे सकते हैं। किसी को ऑटो खरीदने के लिए, किसी को ई रिक्शा खरीदने के लिए, किसी को और कुछ खरीदने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद उसके डेवलपमेंट के लिए ऋण देने के क्षेत्रों की खोज करते हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे संभावनाएं हैं, जहां पे किसी को क्या करके फाइनेंशियल इंपावर करके और डेवलपमेंट कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में तलाश करते हैं, और तलाश करने के बाद वहां से ऋण देने के लिए योजना या क्षेत्र की तलाश करते, खोजते हैं। लघु उद्योग की स्थापना और क्षेत्रों की खोज करते हैं। कोई मान लिया दोना पत्री का दुकान, मतलब दोना पत्री का इंडस्ट्री खोल रहा है। देखना आजकल गांव में जगह जगह पे दोना पत्री का दुकान खुला है। कच्चा माल लाते कहीं से भी, और एक तो मशीन है, उस मशीन में बस ऐसे कर करके दोना उद्योग, पत्री दोना उद्योग ऐसा चलते रहता है। हालांकि ये उद्योग पहले से संचालित था, लेकिन मशीन वाला नहीं। पत्ते को लाते थे, पत्ते को बिन बिन करके भी क्या सुंदर दोना बनाते, मतलब पत्री बनाते थे। क्या पान बोलते उसको, बड़ा बड़ा सराई को, परसा 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 जी, परसा पान को बनाते। हाँ, जहां पे जो उपलब्ध हो जाए। अरे देखना इतना बढ़िया लगता है, देख के खाक मन लगती, वो पतरी देख के खाक मन लग जाती। अब हमारे तरफ नहीं मिलता, जनजातीय क्षेत्रों में आप जाओगे तो वहां पे ये चिकपिक्की वाला पतरी का इस्तेमाल नहीं करते, हरा हरा बनाए रहते हैं एकदम ताजा ताजा, और उसी को लाके क्या बढ़िया लगता है जी। जैसे उधर साउथ में जाओगे तो साउथ में आप ठेला में भी जाओगे, ठेला में 20 का इडली और ये सब खाओगे ना, उसको भी पत्ता को बिछा करके देते हैं थाली में। ठेला वाला हमारे जैसे स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, ऐसे स्ट्रीट वेंडर प्लेट में देंगे खाने को, लेकिन प्लेट के ऊपर में केला पत्ता बिछाए रहते हैं, और केला पत्ता के ऊपर में देते हैं। देखे थे हम लोग भी गए थे तो केला पत्ता बिछा बिछा के दे रहे थे हर जगह पे, तो आदत पड़ी तो कितना खाए। चाहे आप लेमन राइस ही क्यों ना ले, लिमाऊ भात, वहां लिमाऊ भात मिलता है, और लेमन खट्टा खट्टा लगता है। हमारे घर के लोग उसको बस यहाँ आगे है, बस यहाँ आगे करके छोड़ देंगे। वहां के लोग भारी खाते लेमन राइस, 20 रुपए में पेट भर जाते। ठेला मिलता है लेमन राइस, बघारे भात टाइप का रहता है, वो नींबू चुचवा दे ऐसे, समझ में आया, वो हो जाता है लेमन राइस। अरे कहानी वही है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, पूरा पैकेजिंग का तो खेल है। आप पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, पूरा प्रेजेंटेशन का खेल है। अच्छे से प्रेजेंटेशन करने आ गया तो वाह, और नहीं आया तो मिला फेंका है।
पैकेजिंग का तो पूरा खेल है जी, कैसे आप पैकेजिंग कर सकते हो। देखो तीसरा, नई शाखा खोलने के लिए स्थान का चयन, लगातार प्रयासरत रहते, जैसे ऐसे को ले लेना, ऐसे ऐसे बैंक है दिमाग लगाते रहते रात दिन, एचडीएफसी बैंक दिमाग लगाते रहते रात दिन पीछे पड़े रहते हैं, सर खाता इसमें पैसा उसमें पैसा दिन भर। ठीक है, कैसे तू काम करती थी क्या? हाउ बोल रही? अच्छा, फ्रेंड, क्या बोलते हैं? तुम लोग कहाँ खाता खोले, गरीब लोग रे, कमाते दिन खोल वहां की बे। अच्छा, माने आने कस्टमर देखकर उन लोग के ऊपर भूत सवार रहता है। जो लड़का या जो लड़की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लिया, समझ लेना वो जीवन का एक, कहते ना, एक पार्ट जी लिया। और आदमी जोड़े वाला मत आओ ऐसे सवाल में, तो एक आदमी बनाए और दो आदमी बनाए, फिर दो आदमी बनाए, फिर दो आदमी बनाए, इसको बाइनरी लैग सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, एमएलएम मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, ये ऐसा। और वहां पे डायलॉग मारेंगे, वही डायलॉग, क्या तुम्हारी माता गरीब मरेगी, क्या तुम कार नहीं चढ़ना चाहोगे, इस वाला आ रहा है। मोटिवेट नहीं करने का रहता है, गोबर थोपा रहते। तुम क्या कर, आप क्या कर रहे हैं सर? मैं यहाँ पे मीटिंग ले रहा हूँ, 400 लोगों की गैदरिंग है, ऐसे गोबर थोपा रहते ना। तो वैसी वाला कहानी है यहाँ। यदि मुसवा छुट्टी मांगा थे और फेसबुक पर फोटो डाली, अरे कार भी सा है, हर 3 दिन में कार के चाबी धर के फोटो खिंचाते। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसा रहता है। ये लोग के लिए डायलॉग है, खाए बजरी बताए बरी। समझ में आया? वही है मेले मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ नहीं है फिर भी एकदम हाउ इज द जोश हाई सर। घर में गई बकत गाली। सहायक वित्त संस्थाओं को सुविधा 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 देना। सहायक वित्त संस्था जितने भी छोटे छोटे, जैसे क्या कर सकते उसको, कियोस्क मान लिया खोल दिए, तो सहायक वित्त संस्था हो गए, कियोस्क खोल देना, अब उनको सहायता देना। कियोस्क बैंक हो गए या और छोटे स्व सहायता समूह है, उनको भी सहायता देना इनका काम रहता है। प्रशिक्षण अरे ये प्रशिक्षण साख सुविधा बढ़ाने में, अब ये तो बात कर चुके थे। खैर, साख सुविधा कहाँ गया, इधर ही बात। हाँ, ये जिला साख के लिए नियंत्रण, वो बेकार लाइन आ गया। वित्तीय संस्थाओं में समन्वय, ये सब करने के लिए जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं अलग अलग सब में समन्वय, कि भैया एक जैसा यूनिफॉर्मिटी रहे, तो वित्तीय संस्थाओं में समन्वय की स्थापित करना है। ये सब इसके मेन 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 क्या है, उद्देश्य है। किसके? लीड बैंक के। लीड माने अग्रणी, जिले का, राज्य का, ऐसा अग्रणी बैंक जिले का ही होता है बेसिकली। और एक लीड बैंक होगा और उस लीड बैंक के माध्यम से अलग अलग योजनाओं का संचालन, वित्तीय डिस्ट्रीब्यूशन, लोन बांटना, शाखा खोलना, ठीक है, लगातार इन चीज के लिए प्रोत्साहित करते रहना, इनका काम होता है लीड बैंक का। बैंक लोकपाल योजना, लोकपाल मतलब समझ रहे हैं क्या होता है लोकपाल? बस जहां पे हम शिकायत कर सकते हैं, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एक नियामक संस्था जैसा समझ लीजिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसा काम करते हैं, नियामक संस्था जैसा काम करेंगे। हालांकि नियम नहीं बनाते, लेकिन बने हुए नियमों की रक्षा करते हैं। तो जैसे वहां से स्वीडन से आया ये शब्द, स्वीडन में इसको ओम्बुड्समैन कहते हैं, स्वीडिश वर्ड है ओम्बुड्समैन, तो वैसे ही हमारे यहाँ इसको लोकपाल कहते हैं। अब लोकपाल मतलब कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार को रोकना, करप्शन नहीं होना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर में भी अगर किसी प्रकार का करप्शन हो रहा है, उस करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उस करप्शन को रोकने के लिए बैंक लोकपाल, ठीक है। 15 जून 14 जून है, 14 जून 1995 आरबीआई द्वारा स्थापित किया गया बैंक लोकपाल योजना। कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको बैंकिंग संबंधी कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई लेन देन की बात है, तो आप यहां पे जाकर के शिकायत कर सकते हैं। कहां? हाँ, तो ग्राहकों के शिकायत के निवारण हेतु यह स्थापित किया गया बैंकिंग लोकपाल योजना आरबीआई के द्वारा। क्योंकि आरबीआई बैंकों का बैंक है जी, आरबीआई बैंकों का बैंक है, और आरबीआई क्या करती है, बैंकों के लिए पैरामीटर स्थापित करती है। अब आरबीआई के द्वारा स्थापित किए गए पैरामीटर को अगर कोई बैंक नहीं मानता है, या किसी प्रकार का करप्शन, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, तो उस करप्शन या उस भ्रष्टाचार की शिकायत आप जाकर के कर सकते हैं। कहां पे? बैंकिंग लोकपाल के पास।
हर जगह पे देखना अन्ना हजारे इसीलिए आंदोलन किए थे, हर जगह पे लोकपाल लागू हो बोले थे, लोकपाल विधेयक, लोकपाल कानून हर जगह पे लागू हो। ठीक है, जहां पे कभी भी किसी भी प्रकार की जनता को कोई परेशानी मत हो। तो ग्राहकों के शिकायत के निवारण करने हैं, इस जगह पे जाकर के आप बैंकिंग संबंधी शिकायत कर सकते हैं। ये यहाँ पे जाके शिकायत नहीं करेंगे कि मोला जा करके कल खवा कर इसे और नहीं खवाइस, ड्रिप पॉइंट पार्टी दहा कर इसे नहीं दी, शिकायत नहीं ले। शिकायत किसका होगा? जैसे मान लिया आप लोन सेंक्शन कराने गए, आपसे परसेंटेज मांग रहे हैं, या बिना पेपर का लोन सेंक्शन कर दे रहे हैं, आप दावेदार है ही नहीं, आपका सिविल एकदम खराब है, लेकिन चढ़ा दिए, मिल गया पैसा। देखना कई लोग डिफॉल्टर लोग को लोन दे देते हैं ना, जबकि बैंक में इसीलिए सिविल का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जिसका सिविल खराब है उसको लोन नहीं मिलना है। तुम लोग का सिविल अच्छा होगा, बजाज फाइनेंस करा के आईफोन। सभी अनुसूचित बैंक, अब देखना यहाँ पे सहकारी बैंक भी आ गया ना, ध्यान रखना बात को, स्पेशल बात, जबकि सहकारी बैंक हमारा गैर अनुसूचित है। कैसा है? गैर अनुसूचित है, अनुसूचित नहीं है, आरबीआई के एक दूसरे अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये सहकारी बैंक, अनुसूचित बैंक और सभी कॉमर्शियल बैंक इसके दायरे में आते हैं। यहां पे ध्यान रखना, यही गलती होगी, मैं बारंबार समझा रहा हूं, यही गलती होगी। सहकारी बैंक आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, मतलब वो गैर अनुसूचित में शामिल है, बावजूद इसके आरबीआई के द्वारा बनाए गए बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत इसके दायरे में सहकारी बैंक आता है। ये याद रखना, सबसे खास बात यहां पे यही बताना चाह रहा था। ठीक, चलो, लेकिन एक आहिस्ता एक गई एक आया तो एक गया। कौन गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके दायरे में नहीं आता। अब ये लोग तांडव मचाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी इसके दायरे में नहीं आता। अब जब आरआरबी इसके दायरे में नहीं आता, मतलब सीआरजीबी भी इसके दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि सीआरजीबी क्या है? एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक प्रकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग लोकपाल के दायरे में नहीं आते। यही सबसे प्राइम बात है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके दायरे में नहीं आते। सीआरजीबी यह है बैंकिंग लोकपाल योजना। लेकिन फिर भी 5 मिनट इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, डूबत पैसा। ठीक है, मोटी भाषा में डूबत पैसा, यह पैसा बुड़ गए। ठीक, देखो, तो बैंकों द्वारा दिया गया ऐसा धन जिस पर मूलधन एवं ब्याज समय पर वापस नहीं होता, ऐसे धन को एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लगेगा किसके पास पैसा है, लेकिन उतना पैसा नहीं रहता है, नहीं मार्केट, मतलब है लेकिन हाथ में नहीं है। बैंकों को लगता है कि, मतलब लोगों को लगता है कि बैंक के पास इतना कैपिटल है, इतनी पूंजी है, लेकिन वो पूंजी उसके हाथ में नहीं है। ये बैंकों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द होता है, सबसे बड़ा सिर दर्द एनपीए। और हर बैंक चाहती है कि उसका एनपीए जितना कम हो, उस बैंक का कार्यकलाप, उस बैंक की कार्यप्रणाली उतनी ही अच्छी होती है, जितना कम हो जाए एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति, डूबता पैसा, कि लोन ले लिए और लोन को पटा ही नहीं रहे। ठीक है, उसे गैर निष्पादनीय संपत्ति कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, एनपीए कहलाता है। तो एनपीए मतलब लिया गया ऋण, और ना तो ऋण को चुका रहे हैं और ना ऋण पर ब्याज जो है उसको चुका रहे हैं। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आती है बैंकों की, तो इसके लिए देखना अलग अलग एसोसिएट्स रखे रहते हैं, बैंकिंग फैसिलिटेटर्स रखे रहते हैं, वो लोग जा करके तगादा करते हैं जी। बैंक वाले लोग रखे रहते हैं आदमी, जा करके रात दिन तगादा करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे घाघ लोग रहते हैं ना, जो लोग पैसा ले लेते हैं और छूटते नहीं। देखना, कई लोग रहते हैं छूटते ही नहीं, चाहे उनको जेल ही जाना क्यों ना पड़ जाए। आदमी का मन रहता है कि मैं पैसा लूं और दूं मत, देने के लिए कहां लेने के लिए भारी बढ़िया, और देने के टाइम पे। इसीलिए बैंक ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को तुरंत फाइनेंस करे, तुरंत, क्योंकि इनको पता है इनका कॉलर पकड़ने के लिए हमारे पास है, ये कहां जाएंगे भाग करके। और बाकी आम आदमी जाता है ना तो उसको भारी दौड़ाते हैं, अरे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि आदमी पटाने लायक है कि नहीं है। अब शौकी शौक में मान लिया, ले लिया गाड़ी, अब गाड़ी लेना है, बगल में आया, अगल में आया, तो ऑटोमेटिक सी बात है, चलो ना आपके अगल बगल में गाड़ी आए,
मान लिया अभी दोनों बैठे हैं, अभी लोग मान लिया कोई नया नया कोई चीज खरीद ले, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ इसके मन में महत्वाकांक्षा आ गई, महू ले लेते करके, भले किडनी गहना हृदय लग जाए, मन में महत्वाकांक्षा आएगी ही, कुछ भी करके ले लेता करके। ये स्वाभाविक है, नेचर है आदमी का, एकदम स्वाभाविक नेचर है। इसलिए तो बोलते हैं आप रहते किस जगह पे हो। मान लिया कोई चपरासी है और रहता है वो ऑफिसर कॉलोनी में, अब ऑफिसर लोग तो ऑफिसर जैसा रहेंगे क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है। अब चपरासियों का हिजगा करी जाग बुतानो है समझ में आ रहा है। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। सर्वाधिक एनपीए वाला बैंक कौन सा है? एसबीआई। क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक शाखा है, सबसे ज्यादा ब्रांच, और सबसे ज्यादा ब्रांच मतलब सबसे ज्यादा ग्राहक, और सबसे ज्यादा ग्राहक मतलब सबसे ज्यादा लोन का डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे ज्यादा लोन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भाई सीधी बात है, आप किसी काम को बड़े पैमाने पर करेंगे तो टूट फूट तो होगा, सबके सब दे देंगे ऐसी बात नहीं है। तो एसबीआई जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक शाखा है इसकी, और सर्वाधिक ग्राहक है, इस वजह से इसका जो एनपीए है वो सर्वाधिक रहता है, मतलब इसका पैसा सर्वाधिक डूबता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनपीए, जिसमें रिटर्न नहीं हो रहा है, गैर निष्पादनीय संपत्ति। समझ गए एनपीए? हाँ, इसको तो घर जान रहे होगे, पहले से पढ़े होगे एनपीए क्या होता है। चलो, और कुछ खास बात नहीं है एनपीए, आगे बात करते हैं। देखो अब आते कुछ समितियां, इसको तो रटना, यहीं से याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब समितियां। देखो एक एक करके। बैंकिंग के सुधार के लिए गठित समितियां, कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करना था और बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करने के लिए समय समय पर अलग अलग समितियां गठित की गई, और उन समितियों ने अपनी सिफारिश दी, और उनकी सिफारिशों को सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से लागू किया गया, और लागू करने के बाद आज भारत में बैंकिंग की यह स्थिति है जो कि शुरुआत में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर अलग अलग टाइप की बैंकिंग सुधार के लिए समितियां बनी है, और वो समितियां क्या क्या काम की उसको हम देखते चलेंगे।